नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंडिया की, जिसमें इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एक अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है और देश में बहस का मुद्दा भी बनी हुई है। और बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं खास बुलेटिन की गुड मॉर्निंग इंडिया। और चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत में आपको बता देते हैं कि आज कौन कौन सी खबरें रहने वाली है जिन पर नजर रहेगी। सबसे पहले बात हम करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की, जहां पर इंडिगो संकट के बीच स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है, लेकिन एक्शन अभी भी जारी है। सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को डीजीसीए ने एक बार फिर से तलब किया है। खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज दूसरी बड़ी खबर पर भी नजर डाल लेते हैं। दूसरी खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुप्रतीक्षित नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर जल्द ही विराम लगने जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए 13 दिसंबर को नामांकन किया जाएगा और इसके बाद बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की भी घोषणा की जाएगी। वहीं तीसरी अहम खबर जो है वो यूपी के बहराइच से सामने आ रही है, जहां महसी इलाके में करीब 1 साल पहले हुई हिंसा के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपने फैसले में उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे, इसको लेकर के भी जानकारी देंगे। चौथी बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। चौथी बड़ी खबर में हम बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर के। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे दर्शकों, जहां किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर जाएंगे, ताकि इन तीनों देशों के साथ संबंधों को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। वो किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन उल्ला हसन के साथ निमंत्रण पर भी 15 से 16 दिसंबर तक जॉर्डन का दौरा करने वाले हैं। ये 4 तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से आज अहम रहने वाली है। ये अहम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इन चारों खबरों पर आपको अपडेट देंगे। हालांकि देखिए जिस तरीके से जानकारी मिल रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, जिसमें वो अहम दौरा करने वाले हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया अध्यक्ष मिलने वाला है। इस बीच दर्शकों बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिगो संकट के बीच सीईओ पीटर एल्बर्ट्स आज डीजीसीए के अधिकारियों के सामने पेश होंगे। अधिकारियों की कमेटी उनसे पूछताछ करने वाली है। पूछताछ हाल ही में हुई फ्लाइट्स में बड़ी गड़बड़ी पर होने वाली है। कंपनी ने ये जानकारी सेबी के नियमों के तहत शेयर बाजार को दी है और आपको बता दें ये भी कहा गया है कि सूचना को रिकॉर्ड में शामिल किया जाए। वह इंडिगो ने घोषणा की है कि फ्लाइट्स रद्द होने या विलंब के कारण प्रभावित जो यात्री है उन्हें 10,000 रुपए के यात्रा वाउचर दिया जाएगा। ये वाउचर 3 से 5 दिसंबर के दौरान फ्लाइट से रद्द होने से प्रभावित यात्रियों को दी जाएगी और इसे कंपेंसेट करने के लिए ये कहीं ना कहीं प्रयास किया गया है। इंडिगो संकट के बीच यहाँ पर डीजीसीए ने जिस तरीके से सख्ती बरती है, उसके बाद सीईओ पीटर की तरफ से ये ऐलान किया गया है और साफ तौर पर इंडिगो के जो कस्टमर्स थे, जो पैसेंजर्स थे, जो उस दौरान ट्रैवल कर रहे थे, जिन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा, कहीं ना कहीं उनके लिए राहत भरी खबर भी है, क्योंकि सीधे सीधे यहाँ पर 10,000 का वाउचर मिलने वाला है, ट्रैवल वाउचर मिलेगा, जिससे कि वो आगे की जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं सुगम तरीके से और ज़्यादा फैसिलिटेट होकर कर पाएंगे। इंडिगो फ्लाइट को लेकर के जानकारी मिल रही है। संकट जो है वो धीरे धीरे छट रहा है और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि हालात जो है सामान्य हो रहे हैं। कोशिश इस ओर किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो यात्री प्रभावित हो रहे थे उसमें थोड़ी सी इसको लेकर के मदद मिल सके। और फिलहाल की स्थिति इस तरीके से है कि अन्य जो विमानन कंपनीज है वो भी अब सामने आई हैं और साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पर एयरलाइन की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि ज्यादा इसको लेकर के किराया ना वसूला जाए, इस पर भी नजर रहने वाली है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी यदि इस संकट के बीच किसी भी विमानन कंपनी ने कहीं ना कहीं जो है एक्स्ट्रा किराया किसी भी पैसेंजर से अगर भुगतवाया गया तो उसकी भी नजर रखी जाएगी और उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब अगली बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश से आ रही है बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, इसका आधिकारिक ऐलान अब 14 दिसंबर को होने वाला है। ये जानकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री और संगठन चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने दी है। साथ ही बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 13 दिसंबर यानी कि कल पार्टी के प्रदेश कार्यालय में नामांकन होंगे। केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक
पर्यवेक्षक विनोद तावड़े की मौजूदगी में नामांकन पत्र लिए जाएंगे। और आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान केंद्रीय मंत्री और चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल करने वाले हैं। 1 साल से ज्यादा समय से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर के संशय लगातार जारी है और ऐसे में मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई दावेदारों के नाम भी लिस्ट में चल रहे हैं, जिनमें पूर्व मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के साथ ही स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा, रमाशंकर कठेरिया, इन तमाम नामों पर चर्चा की जा रही है। अब अंतिम मोहर जो है 14 दिसंबर को लग जाएगी कि आखिर इस कुर्सी का दावेदार होगा कौन इस कुर्सी को हासिल करने वाला है भूपेंद्र चौधरी के बाद। और इसको लेकर के आज देखिए, जिस तरीके से एनडीए सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी है, इसमें भी इस विषय को उठाया जाएगा, चर्चा की जाएगी कि उत्तर प्रदेश को नया अध्यक्ष क्या दिया जाए, किसको बनाया जाए, किसे इस पद की जिम्मेदारी सौंपी जाए। और इसी को लेकर के नित्यानंद मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे सीधे जानते हैं कि इस वक्त की स्थिति क्या है। नित्यानंद, यूपी में हम देख रहे हैं कि लगातार इस बात को लेकर चर्चा की जा रही थी, लगातार इस बात को लेकर के एक बहस छिड़ी हुई थी कि कौन होगा अगला अध्यक्ष, और 14 दिसंबर अब तारीख जो है मुकर्रर हो चुकी है ऐलान को लेकर। जी देखिए, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान को लेकर अब तस्वीरें साफ हो चुकी है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 14 दिसंबर को होगा और इसके लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है 13 दिसंबर को नामांकन होगा। प्रदेश अध्यक्ष के का जो चुनाव है, पीयूष गोयल और विनोद तावड़े उसके लिए लखनऊ पहुंचेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष मिलने की अटकलें के बीच गुरुवार को नई दिल्ली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम से मुलाकात भी की थी। अब बात की जाए चुनाव की, तो 13 नामांकन के 13 दिसंबर जो नामांकन है करीब 1 बजे से 2 बजे तक पार्टी के राज्य मुख्यालय पर होगा। इसके बाद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक श्री विनोद तावड़े और उनकी उपस्थिति रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचन जो नामांकन पत्र लिया जाएगा उनके मौजूदगी में। नित्यानंद, ये बताइएगा कि इस रेस में कौन कौन से नाम फिलहाल टॉप पर चल रहे हैं, जिनकी चर्चा की जा रही है। आज तो अहम मीटिंग भी होने वाली है संसद भवन में। देखिए, इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में मायने तलाशे जा रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि अगले कुछ दिनों में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय हो सकता है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति का नाम भी चर्चाओं में है। बता दें कि बीते दिनों पार्टी ने प्रांतीय परिषद के नामों की लिस्ट भी जारी की थी। इसके बाद से ही इस बात की चर्चाओं ने तुर पकड़ लिया है कि अब कुछ दिनों में ही प्रदेश अध्यक्ष का नाम घोषित हो सकता है, क्योंकि यह प्रांतीय परिषद के सदस्य भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए वोटिंग भी करेंगे। नित्यानंद, पिछली बार की जो लोकसभा चुनावों में हमने देखा था, जो तस्वीर थी किस तरीके से यूपी में प्रदर्शन रहा था, कहीं ना कहीं बैकफुट पर रही थी यूपी में बीजेपी। यूपी में बहुत कुछ डेंट जो है झेलना पड़ गया था। अब ऐसे में 27 का चुनाव सामने है, इस लिहाज से भी और अध्यक्ष के चुनाव के लिहाज से भी आज का दिन अहम रहने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि 27 चुनाव भी करीब है और बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी चुना जा रहा है। इसके लिए खास तैयारी की जा रही है। इसीलिए जो नामांकन है और जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है उसके लिए खास तैयारी की जा रही है। और जो चर्चाओं में नाम है, इसके साथ लगातार पीएम से मुलाकात करना, तो इसको लेकर के खास तैयारी की जा रही है। नित्यानंद, ये भी बताइएगा, क्योंकि 14 दिसंबर को अध्यक्ष का ऐलान होना है, ऐसे में उस दिन की क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला, उस दिन को लेकर के क्या जानकारी है। ये जो पूरा कार्यक्रम रहने वाला है जहां पर घोषणा की जाएगी, उसमें कौन कौन मौजूद रह सकता है, कौन कौन से बड़े चेहरे नजर आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो नामांकन की बात की जाए तो नामांकन 13 दिसंबर को होना है। जो समय बताया गया है उसके अनुसार 1 बजे से 2 बजे तक जो पार्टी का राज्य मुख्यालय है उसी स्थान पर नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। इसके साथ 14 दिसंबर को जो वोटिंग होनी है प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए, तो ये दोनों जो दिन है वो बेहद अहम होने वाले हैं। खासतौर प्रदेश अध्यक्ष का जो नाम घोषित होना है 14 दिसंबर को, इसको लेकर के लोग तैयारी भी पूरी की जा चुकी है, लोगों में उत्साह भी है
और इन ठीक नामों है के बीच नित्यानंद, से बहुत ही एक शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, यूपी को अब नया अध्यक्ष मिलने वाला है बीजेपी कोटे से, और ऐसे में आपको बता दें यूपी में जिस तरीके से चर्चाओं का बाजार बहुत तेज है, तमाम नाम आगे सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि किस नाम पर फाइनल घोषणा जो है वो की जाती है बीजेपी की तरफ से, और जो आला कमान बीजेपी का है वो किस तरीके से इसको लेकर के रुख रखता है। बढ़ेंगे आगे और अब खबर बहराइच से आपको बताते हैं। बहराइच के मैसी इलाके में करीब 1 साल पहले हुई हिंसा के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। दर्शकों, कोर्ट ने राम गोपाल मिश्रा की हत्या के केस में फैसला सुनाते हुए दोषी सरफराज को फांसी की सजा सुना दी है। वही बाकी बचे 9 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। राम गोपाल मिश्रा की हत्या के इस केस में कोर्ट ने 9 दिसंबर को 13 आरोपियों में से 10 को दोषी ठहराया था, और इनमें से आपको बता दें 3 को सबूतों के अभाव में बरी भी कर दिया गया था। 13 महीने 26 दिन में कोर्ट में इस केस का ट्रायल किया गया, जिसके बाद आज फैसला आने की उम्मीद है। इस पूरे मामले को लेकर के बहराइच हिंसा के मुख्य रूप से कौन करता धरता थे, कौन इसका मास्टरमाइंड था, कोर्ट ने फांसी की सजा, जिस तरीके से कहा जा रहा है फांसी की सजा दोषी को दी जाएगी, और ऐसे में अब 9 दोषियों को उम्र कैद की सजा की भी बात सामने आ रही है। आपको बता दें 13 महीने 26 दिन में कोर्ट ने इस केस का ट्रायल चलाया, जिसके बाद ये फैसला सामने आया है। अटल सिंह मेरे साथ लाइव जुड़ गया, अटल सिंह का सीधे रुख कर लेते हैं। अटल, बताइएगा ये पूरा मामला कितना पेचीदा था और इतना समय अब बीत गया, फैसला अब सामने आया है, ये पूरा एक क्रिस्प जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिएगा कि जो आज फैसला हम देख पा रहे हैं उसे आने के लिए कितनी जद्दोजहद जो है कोर्ट के दरवाजे पर लोगों ने की है, जो विक्टिम्स है उन्होंने की है। अटल, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, आप अनम्यूट कीजिए पहले। जी बिल्कुल, बहराइच जनपद के महाराजगंज कस्बे में एक दुर्गा विसर्जन, मूर्ति विसर्जन के दौरान एक हिंसा भड़की थी। उस हिंसा भड़कने के बाद एक युवक राम गोपाल मिश्रा को एक विशेष समुदाय के लोगों ने अपने घर में खींचकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस हत्या के बाद उस क्षेत्र में और जनपद में एक आगजनी और एक बड़ी हिंसा का रूप ले लिया था उस घटना ने। उसके बाद लगातार पुलिस की कार्रवाई के बाद 13 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 13 महीना 26 दिन के बाद कल निर्णय आया है। 9 सितंबर को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने 10 लोगों के ऊपर आरोप तय किए थे, जबकि 3 लोगों को उन्होंने बाइज्जत बरी कर दिया था। आए हुए फैसले में मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि 9 लोगों में एक व्यक्ति को 8 साल और 9 बचे हुए 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, और सभी आरोपियों के ऊपर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ठीक है अटल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात एक अहम खबर की कर लेते हैं, जो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जानकारी मिल रही है। 15 से 18 दिसंबर तक जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के अहम दौरे पर रवाना होंगे पीएम। ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब मध्य पूर्व और अफ्रीका में बदलते राजनीतिक और रणनीतिक समीकरणों के बीच भारत अपने साझेदार देशों के साथ संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना चाहता है। ये दौरा 3 महाद्वीपों में भारत की कूटनीतिक मौजूदगी को और ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा। इस दौरे का मुख्य फोकस द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है, कूटनीतिक वर्षगांठों का जश्न मनाना और व्यापार के साथ साथ सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक और क्षेत्रीय मुद्दों पर गहरे सहयोग को बढ़ाना भी रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर देश में शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे और साझा चुनौतियों, इसके साथ साथ क्षेत्रीय स्थिरता, स्टेबिलिटी, आर्थिक साझेदारी और राजनीतिक सहयोग पर भी चर्चा की जाएगी। दौरे के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी 15 और 16 दिसंबर को जॉर्डन जाएंगे। ये यात्रा हाशमी साम्राज्य के किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर हो रही है। और आपको बता दें कि दोनों नेता भारत जॉर्डन संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा भी करने वाले हैं, और इसके साथ साथ पश्चिम एशिया की क्षेत्रीय स्थिति पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये जो पूरी दौरे के दौरान तस्वीर रहने वाली है वो कैसे रहने वाली है, और जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे तो इससे किस तरीके से डिप्लोमेटिक जो हमारे रिलेशंस है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं।
और चलिए बढ़ेंगे आगे और एक और खबर आपको बताते हैं। बेटियों पर विवादित टिप्पणी के बाद अजाक्स के अध्यक्ष संतोष वर्मा ने हाई कोर्ट पर सीधी टिप्पणी करके नया विवाद खड़ा कर दिया है। उनका नया वीडियो सामने आते ही प्रदेश की राजनीति और सामाजिक संगठनों में उबाल आ गया है। वीडियो आपको बता दें कि सम्मेलन का है और बयान ने माहौल और गर्मा दिया। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए। बेटियों पर विवादित टिप्पणी के बाद अजाक्स के अध्यक्ष संतोष वर्मा ने अब हाईकोर्ट पर सीधी टिप्पणी कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। उनका नया वीडियो सामने आते ही प्रदेश की राजनीति और सामाजिक संगठनों में उबाल आ गया है। वीडियो अजाक्स के एक सम्मेलन का है और बयान ने माहौल को और गर्मा दिया है। आपको पता है अभी जो एग्जाम हुई उसमें हमारे SC ST के लोग सिलेक्ट नहीं हुए, उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40% 50% मार्क्स नहीं ला सकता? आपने उसके लिए कट ऑफ मार्क्स रख दिया 50% और आपने ये तय कर लिया कि हमको इसको 49.95 नंबर देना है, 50 नंबर नहीं देना है। इस बयान के सामने आते ही मध्य प्रदेश की राजनीति का माहौल गर्मा गया है। राजनीतिक दल से लेकर समाज के संगठन एक बार फिर वर्मा के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। सत्ताधारी और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर दलितों और पिछड़ों को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहे हैं। संतोष वर्मा जी ने सारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के युवाओं को लेकर जो चिंता प्रकट की है वो बहुत गंभीर है और हम उससे सहमत इस आधार पर हैं कि जब भाजपा को 20-22 साल हो गए इस प्रदेश में राज करते हुए और 20-22 साल में वो एक आदिवासी ऐसा नहीं बना पाई जो सिविल जज बन जाए। पहले से ही ब्राह्मण समाज और सवर्ण संगठनों के कड़े विरोध का सामना कर रहे संतोष वर्मा पर अब दबाव और बढ़ रहा है। संगठनों का आरोप है कि एक वरिष्ठ अफसर संवैधानिक मर्यादा तोड़ रहे हैं और सरकार कार्रवाई से बच रही है। इसी नाराजगी के बीच सवर्ण समाज ने मुख्यमंत्री निवास के घेराव की तैयारी शुरू कर दी है। मुझे लगता है संतोष वर्मा जी जो एक IAS हैं उनको कोर्ट का और भारतीय संविधान का सम्मान करना चाहिए, न्यायालय का भी सम्मान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय संविधान के अनुसार चलती है। सभी को समान और समुचित अवसर प्रदान करने का संकल्प भाजपा की सरकार का है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है सभी को समान अवसर। हाँ, 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार ने जरूर अन्याय किया था, OBC वर्ग के आरक्षण के पर कुठाराघात किया था और MPPSC का जो परीक्षा होती है राज्य की, उसमें जो प्रतिभागी थे उनका आरक्षण, OBC वर्ग का आरक्षण को मारने का काम किया गया था या उनके, तो जिसके कारण से OBC बंधु हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से उनको जीत मिली। एक तरफ अफसर की लगातार विवादित टिप्पणियां, दूसरी तरफ सामाजिक संगठनों का उबलता गुस्सा। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इस पर कोई सख्त कदम उठाएगी या विवाद और गहराएगा। भोपाल से इंडिया डेली के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। और चलिए बात कर लेते हैं कंगाल पाकिस्तान की। कंगाल पाकिस्तान की एक और करतूत दर्शकों को सामने आई है और इसका खुलासा सीधे सीधे हो गया है। खैरात में मिलने वाले डॉलर्स के लिए पाकिस्तान चीन को छोड़ करके अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया है और अपने ही देश के सबसे खास अंग बलूचिस्तान को बड़ा धोखा दे दिया है। कैसे, दिखाते खास पैकेज के साथ। पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अमेरिका को बलूचिस्तान में खनन का मौका दिया है। खबर मिल रही है कि रेकोडिक खनन परियोजना के लिए अमेरिका के आयात निर्यात बैंक यानी एक्सिम बैंक ने फंड के लिए मंजूरी भी दे दी है। एक्सिम बैंक ने $1.25 अरब के फंड को मंजूरी दी है। पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से अमेरिका में करीब 6,000 और पाकिस्तान में करीब 7,500 नौकरियां पैदा होंगी और इस प्रोजेक्ट से पहले साल में करीब $2.8 अरब के सामान का निर्यात होने की उम्मीद है।
जाहिर है पाकिस्तान सरकार के इस फैसले से देश को फायदा होने की उम्मीद है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में बलोचों को भी इससे फायदा होगा या सारा पैसा पाकिस्तानी अफसरान और नेताओं की जेब में जाएगा। सवाल यह भी है कि आखिर बलूचिस्तान में अमेरिका इतना इंटरेस्टेड क्यों है। बलूचिस्तान प्रांत में अकेले ही पाकिस्तान की करीब 44% जमीन है, जबकि पाकिस्तान की कुल आबादी का करीब 6% हिस्सा ही यहाँ रहता है। ये तेल, गैस और प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पाकिस्तान का सबसे अमीर प्रांत है। माना जा रहा है कि यहाँ की रेको डिक खदान में दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के भंडार हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान की सीमा ईरान और अफगानिस्तान से मिलती है, यानी यहाँ अमेरिका का दखल बढ़ने से ईरान पर भी नजर रखना आसान होगा।